सबको नमस्कार। मैं शिखा श्री कुमार। आज मैं विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखित जीवनी आवारा मसीहा के बारे में कहना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ या जीवनी आवारा मसीहा लेखक विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखित है। वास्तव में यह मानव कथाकार शरतचंद्र की जीवनी है जिसे प्रभाकर जी ने लिखा है, परंतु इस पाठ में केवल आवारा मसीहा उपन्यास के प्रथम पर्व दिशाहार का अंश ही प्रस्तुत है। उपन्यास के इस अंश में लेखक ने शरतचंद्र के बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक के अलग अलग पहलुओं को वर्णित करने का प्रयास किया है, जिसमें बचपन की शरारतों में भी शरद के एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। इनके रचना संचार के समस्त पात्र हकीकत में उनके वास्तविक जीवन के ही पात्र हैं। वैसे तो अपनी माँ के साथ बालक शरतचंद्र अपने नाना के घर कई बार आ चुका था, लेकिन 3 वर्ष पहले का आना कुछ और ही तरह का था। शरद के पिता मोतीलाल यायावर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी एक जगह बंद कर रहना पसंद नहीं किया। उन्होंने कई नौकरियों का त्याग कर दिया। वे नाटक, कहानी, उपन्यास इत्यादि रचनाएं लिखना तो प्रारंभ करते, किंतु उनका शिल्पी मन किसी दास्ता को स्वीकार नहीं कर पाता। परिणात्मक रूप रचनाएं अधूरी रह जाती थी। एक बार बच्चों के लिए उन्होंने भारतवर्ष का एक विशाल मानचित्र तैयार करना आरंभ किया, लेकिन तभी मन में एक प्रश्न जाग आया, क्या इस मानचित्र में हिमाचल की गरिमा का ठीक अंकन हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। बस फिर किसी भी तरह वह काम आगे नहीं बढ़ सका। जब पारिवारिक भरण पोषण असंभव हो गया, तब शरद की माता भुवनमोहिनी ने अपने पिता केदारनाथ से याचना की और एक दिन सबको लेकर अपने पिता के घर भागलपुर चली आई। नाना के घर में शरद का पालन पोषण अनुशासित रीति और नियमों के अनुसार होने लगा था। भागलपुर विद्यालयों में सीधा बनवास, चारुपीठ, सद्भाव, सद्गुरु तथा प्रगाढ़ व्याकरण इत्यादि पढ़ाया जाता था। प्रतिदिन पंडित जी के सामने परीक्षा देनी पड़ती थी और फिल्म होने पर दंड भोगना पड़ता था। तब लेखक को एहसास होता था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य को दुख पहुंचानी ही है। घर में बाल सुलभ शरारत पर भी कठोर दंड दिया जाता था। फेल होने पर पीठ पर चाबुक पड़ने थे। नाना के विचार से बच्चों को केवल पढ़ने का अधिकार है। व्यापार और आदर से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। वहाँ सृजनात्मकता के कार्य भी कुल चुप करने पड़ते थे। शरद को घर में निषिद्ध कार्यों को करने में बहुत आनंद आता था। निषिद्ध कार्यों को करने में उन्हें स्वतंत्रता का तथा जीवन में ताजगी का एहसास होता था। शरद के नाना लोग कई भाई थे और संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे। मामाओं और मौसियों की संख्या काफ़ी थी। उनमें छोटे नाना अघोरनाथ का बेटा मंद्रित शरद का सहपाठी था। उन दोनों को घर पढ़ाने के लिए नाना के अक्षय पंडित को नियुक्त कर दिया था। वे मानो
यमराज के सहोदर थे। मानते थे कि विद्या का निवास गुरु के टंडे में है, इसलिए बीच बीच में सिंह गर्जन के साथ साथ रुदन की करुणा ध्वनि भी सुनाई देती रहती थी। शरद को पशु पक्षी पालन, तितली पकड़ना, अपवन लगाना, नदी या तालाब में मछलियाँ पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना और बाग में फूल चुराना अति प्रिय लगता था। शरद और उनके पिता मोतीलाल दोनों के स्वभाव में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती थी। दोनों साहित्य प्रेमी, सौंदर्य बोधी, प्रकृति प्रेमी, संवेदनशील तथा कल्पनाशील और यायावरण धूमकट प्रवृत्ति के थे। कभी कभी शरद किसी को कुछ बताए बिना गायब हो जाता। पूछने पर वह बताता कि तपोवन गया था। वास्तव में तपोवन लताओं से घिरा गंगा नदी के तट पर एक स्थान था। वहाँ शरद सौंदर्य उपासना किया करता था। एक बार गंगा घाट पर जाते हुए शरद ने जब अपने अंधे पति की मृत्यु पर एक गरीब स्त्री के रुदन का करुण स्वर सुना तो शरद ने कहा कि दुखी लोग अमीर आदमियों की तरह दिखावे के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका स्वर तो प्राणों तक को भेद जाता है। यह सचमुच का रोना है। छोटे से बालक के मुख से रुदन की अति सूक्ष्म व्याख्या सुनकर अघोरनाथ के एक मित्र ने भविष्यवाणी की थी कि जो बालक अभी से रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानने का एहसास रखता है, वह भविष्य में अपना नाम ऊंचा करेगा। अघोरनाथ के मित्र की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। शरद से स्कूल में एक छोटे सा पुस्तकालय था। मज़े की बात यह है कि शरद ने पुस्तकालय का सारा साहित्य पढ़ डाला था। व्यक्तियों के मन में भाव के जानने में शरद का महारत हासिल थी, परंतु नाना के घर में उसकी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई न था। शरद छोटे नाना की पत्नी कुसुम कुमारी को अपना गुरु मानते रहे। नाना के परिवार की आर्थिक हालत खराब होने पर शरद के परिवार को देवानंदपुर लौटकर वापस आना पड़ा। मित्र की बहन धीरू कालांतर में देवदास की पारो, श्रीकांत की राजलक्ष्मी बड़ी दीदी की माधवी के रूप में उभरी। वास्तव में शरद में कहानी घड़कर सुनाने की जन्मजाता प्रतिभा थी। शरद को कहानी लिखने की प्रेरणा अपने पिता की अलमारी में रखी हरिदास की गुप्त बातों और भवानी पाठ जैसी पुस्तकों से मिली थी। जब इस अलमारी में शरद अपने पिता की लिखी कुछ अधूरी रचनाओं को देखा तो उन्हीं रचनाओं के माध्यम से शरद का लेखन मार्ग प्रशस्त हुआ। उसे लिखने की प्रेरणा मिली। बल्कि शरद ने अपनी रचनाओं में अपने जीवन से जुड़ी कई घटनाओं एवं पात्रों का सजीव मित्रण करने का प्रयास किया। 3 वर्ष नाना के घर भागलपुर रहने के बाद शरद को फिर देवानंदपुर लौटाना पड़ा। इस वर्तमान के कारण इस परिवर्तन के कारण उसे पढ़ने लिखने में बड़ा व्याघात होता था। अबागरी भी बढ़ती थी, लेकिन साथ ही साथ अनुभव भी बढ़ते थे। भागलपुर में रहते हुए नाना प्रकार की शरारतों को बावजूद शरद ने सदा एक अच्छा लड़का बनने का प्रयत्न किया था। पढ़ने में भी वह चतुर था।
गांगुली परिवार के कठोर अनुशासन के विरुद्ध बार बार उसके भीतर विद्रोह जागता था, परंतु यह कामना भी बड़ी प्रबल कि मैं किसी से छोटा नहीं बनूंगा, इसलिए उसकी प्रसिद्ध भले लड़के के रूप में होती थी। इन सारी शरारतों के बीच एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करना उसे बराबर प्रिय रहा। वह 15 वर्ष की आयु में कहानी लेखन कला में पारंगत होकर गांव में प्रसिद्ध पा चुका था। गांव के जमींदार गोपाल दत्त मुंशी के पुत्र अतुल चंद ने उसे कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। अतुल चंद ने उसे कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। अतुल चंद शरद के थिएटर दिखाने कोलकाता ले जाता और शरद के उसकी कहानी लिखने को कहता। शरद ऐसी कहानियाँ लिखा कि अतुल चकित रह जाता था। अतुल के लिए कहानियाँ लिखते लिखते शरद में मौखिक कहानियों लिखना शुरू कर दिया। शरद का कुछ समय टेहरी आन सोन नामक स्थान पर बीता। शरद ने गृहदाह उपन्यासों में इस स्थान को अमर कर दिया। श्रीकांत उपन्यास का नायक श्रीकांत स्वयं शरद है। काशी कहानी का नायक उनका गुरु पुत्र था, जो शरद का घनिष्ठ मित्र था। लंबी यात्रा के दौरान परिचय में आई विद्वान स्त्री को लेखक ने चरित्रहीन उपन्यासों में जीवंत किया है। विलासी कहानी के सभी पात्र कहीं न कहीं लेखक से जुड़े हैं। शुभदा में दारुण बाबू के रूप में अपने पिता मोतीलाल की छवि को अकेरा है। तपोवन की घटना से शरद को सौंदर्य का उपासक बना दिया। इसी बात की नींद से उसकी साहित्य साधन का विचारोपण हुआ। यही उसने संघर्ष और कल्पना से प्रथम परिचय पाया। इस काव्य को कर्जा से वह कभी चूक नहीं हो सका।